हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। तो इस बार आपको हर हाल में परीक्षा को पार करना होगा और इसके लिए मैं यहाँ पे साइंस मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस से। हमारा टारगेट 25 आउट ऑफ 25, क्योंकि आपको मालूम होगा कि साइंस का एक अलग सेक्शन होगा जो 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये इसका मॉक टेस्ट बने। अभी इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन, बट आई एश्योर यू कि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ग्रुप डी क्वालिफाइड कर चुका था रिटर्न, तो उस केस में मुझे मालूम है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं और कैसे आप ग्रुप डी को पास कर सकते हैं। अगर आप रियलिटी में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास जरूर लें, क्योंकि इससे आप एक सिंगल पास से आप सारे एग्जाम्स के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो अच्छा हो जाएगा। और इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन विद ऑप्शंस होते हैं, यानी उनके ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे करना आपको यह है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। देखिए, पीरियोडिक टेबल यानी एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और उन्होंने जो क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था फर्स्ट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मेंडलीव ने या मेंडलीव का लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ, जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, वो परमाणु भार के अनुपाती होती है। अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज अ डोबेराइनर ट्राइड। अब ये डोबेराइनर ट्राइड कौन से होते हैं? तो ऐसे तीन एलिमेंट समझिएगा। अगर ए बी सी, इसमें से बी का जो एवरेज मास है, जो बी का मास है वो ए और सी के एवरेज मास के इक्वल है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये डोबेराइनर ट्राइड है। मतलब अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर ट्राइड कि तीन एलिमेंट्स में जो बीच वाले का मास होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है। तो यहां पे बात करें कि इन्होंने क्लोरीन और आयोडीन का दिया हुआ है 35.5 एंड 127। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बी आर, ब्रोमीन का यहाँ पे मास क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अगर डोबेराइनर ट्राइड है, तो सिंपल सी बात है, इसका जो मास होगा ब्रोमीन का वो क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं 0.5, तो ये रहेगा ही रहेगा। 5 और दिस 12, और यहां से 12 और 3 15, 16/2। तो यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 81.25। इसका मतलब इसका आंसर होगा 81.325। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस चेंज। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें काफी कैंडिडेट्स क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। बस वायर इज डबल्ड इतना देखेंगे और 4 टाइम्स इसका आंसर कर देंगे। देखिए, जब तक कहीं भी वर्ड स्ट्रेच्ड ना लिखा हो तो हम किसी भी हाल में ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए, जब भी स्ट्रेच लिखा होता है तो हमेशा ये फार्मूला यूज किया जाता है नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सपोज दैट यहाँ पे कहा जाता है कि एक वायर को इस हिसाब से स्ट्रेच किया जाता है कि उसका लेंथ 2 टाइम्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब वायर को स्ट्रेच किया जाएगा। यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि वायर का लेंथ डबल किया जाता है। तो हमें मालूम है कि आर प्रोपोर्शनल टू होता है रो एल अपॉन ए, यानी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब जो भी चेंजेस हम लेंथ के साथ करेंगे सेम चेंजेस होंगे किसके साथ?
रेजिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे लेंथ को हम कितना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ डिनोट्स। तो देखिए ओम्स लॉ के हिसाब से अगर मान लिया ये आई है, ये पोटेंशियल वी है, तो इसका जो ये ग्राफ होता है, दिस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैथ की जो क्लासेस मैं आपको देने वाला हूँ रियलिटी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहां से अब इसमें क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। सपोज दैट मान लीजिए ये वी आई ग्राफ है और यहाँ पे दो यहाँ इस तरीके से ग्राफ बने हुए, एक वायर ए के लिए है और दूसरा वायर बी के लिए है। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो अभी हमने यहाँ पे बताया था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्लोप बी का ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बी है इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, यानी बी का रेजिस्टेंस ए के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इनमें से कौन सी बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, यानी एसटीडी नहीं है। एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस, क्योंकि एचआईवी ये तो आप सबको मालूम है, और ये सिफिलिस और गोनोरिया भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस इसका आंसर होगा। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज। कह रहा है अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसमें इसके रेडियस पे, यानी एटॉमिक साइज को ना, इसके रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर है डिक्रीजेस। इसका आंसर क्या है, डिक्रीजेस। लेकिन कुछ बातें और भी आपको यहां पे जान लेनी चाहिए, समझिएगा। देखिए यहां पे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अगर हम यहां पे बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये नहीं बढ़ते। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ते हैं। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं, जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऑर्बिटल बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होगा और टॉप से बॉटम आने पे रेडियस इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, ध्यान समझिएगा, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, यानी जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है ग्रुप यानी समूह। और उसके बाद अगर हम बात करें 36 पंक्तियों की, तो इनको बोला जाता है पीरियड। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पीरियड। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज लार्जर एटॉमिक साइज, Na, Mg, K। तो इसका सही आंसर होगा K। ठीक है, अब इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें Na, Mg, K, देखिए हमने अभी क्या कहा कि ऊपर से नीचे आने पर जो रेडियस है वो बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे जो रेडियस है वो घटता है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, जो Na होगा, Na इसका रेडियस Mg से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यानी कम होगा। इसका मतलब जो Mg का रेडियस है वो तो Na से कम है। उसके बाद जो K का रेडियस है, K का रेडियस वो Ca से ज्यादा है, क्योंकि Ca राइट साइड में पड़ रहा है। और चूंकि K नीचे है तो हम कह सकते हैं कि K जो है इसका रेडियस Na से ज्यादा है। तो फाइनली जो सबसे ज्यादा रेडियस इनमें से होगा वो होगा K का। क्लियर है, ये टोटल ये पीरियोडिक टेबल है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल 7 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉलम। इसमें ये आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये लेंथियम ये यहाँ के सारे एलिमेंट है और ये एक्टियम ये यहाँ के सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यहां पर लिखा गया है। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल पीरियड जो है वो कितने हैं, तो वो 7 हैं, और टोटल ग्रुप जो है वो कितने हैं, तो वो है 18। टोटल ग्रुप कितने हैं, 18। अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि इधर वाले मेटल्स होते हैं, इधर वाले नॉन मेटल्स होते हैं। ये जितने भी ये हैं ये सब क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एलिमेंट इज दिस। कह रहे किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2,8,2। तो कह रहे किस पीरियड और किस ग्रुप में ये बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3। इसका मतलब इसमें जो पीरियड है वो 3 है, मतलब ये थर्ड पीरियड का है। किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी इसका जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 2। तो अगर हम पीछे इसकी बात करें तो क्या दिया हुआ था, समझिएगा, 2, 8, 2 दिया हुआ था। तो 2, 8, 2 यानी 12। तो 12 कौन सा है, तो 12 ये है Mg। ये देखिए यहां पे Mg क्या है, 12। तो 1, 2, 3 यानी थर्ड पीरियड और सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड ग्रुप का। क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी कॉमा करके लिखे होते हैं उतने ही पीरियड होते हैं, और लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो उसका होता है ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 3,2। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, आप लोगों को भी मालूम होगा, ये होगा सिल्वर। लेकिन मैंने यहाँ पे सिल्वर नहीं लिखा है क्योंकि अगर आप जनरली अगर सिल्वर लिख देते तो आप आसानी से पहचान जाते। यहाँ पे मैंने इसका सिंबल यूज किया है जो कि है Ag। इसका मतलब सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, Ag। उसके बाद क्या है, कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग कोर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर होता है उसको बनाने के लिए हम कैसे मटेरियल का यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है सॉफ्ट आयरन का यहाँ पे यूज करते हैं। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज आसानी से किया जा सकता है, जिससे जो हिस्टेरेसिस लॉस है, बात ध्यान से समझिएगा, हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता या कम होता है। सॉफ्ट आयरन यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, यानी इन जनरल वे कहें तो एनर्जी लॉस कम होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसमें ग्रुप डी की बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्लासेस चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।